सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। आप सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आप सफल होने की जो एक उम्मीद है आपको, आप ज़रूर सफल होंगे। मैंने यहाँ कुछ मेरे हस्तलिखित नोट्स बनाए हैं। ये पुरानी परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं उनका एक प्रकार से सार संग्रह है। और किसी कारणवश कोई बुक नहीं खरीद पाया है, बहुत सारे कारण है, इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में आपके पास समय भी नहीं होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम परीक्षा में सफल हो जाएं। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये नोट्स हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर देखें। तो ये जो गणित है, गणित क्या है? इससे मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। और गणित के जो नियम और निष्कर्ष होते हैं ना, वो वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है। इससे मानसिक विकास होता है, ये मस्तिष्क का विकास होता है। और इसके नियम व निष्कर्ष कैसे हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। तो देखिए, आपने गणित शिक्षण की विधियां पढ़ी होगी, उसमें से एक आगमन विधि है और एक निगमन विधि है, ठीक है। आगमन विधि में क्या होता है आपको जरूर पता होगा, लेकिन हम फिर से एक बार देख लेते हैं आगमन में क्या होता है और निगमन में क्या होता है। आगमन में क्या होता है कि पहले उदाहरण दिया जाता है और बाद में उसका नियम समझाया जाता है। निगमन में क्या होता है? निगमन विधि में पहले ही नियम बताया जाता है और उसके बाद में उदाहरण समझाया जाता है। यानी कि आप समझिए, यहाँ निगमन लिखा है और नी से क्या होगा? पहले नियम, ठीक है, उसके बाद में उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल बाद में, पहले रूल बता देते हैं। आगमन में क्या, यहाँ पर देखिए आप, ये जो संरचना ये ऊ जैसी दिख रही है, यानी कि उदाहरण पहले और नियम बाद में, ठीक है। तो आगमन और नियम की जो समझ है उसमें उदाहरण पहले होगा आगमन में और नियम बाद में। निगमन में क्या होगा? नियम पहले दिए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आगमन और निगमन। तो जो आगमन विधि है ना, इसका छोटी कक्षाओं में उपयोग ज्यादा होता है, ठीक है। पहले बच्चों को एग्जाम्पल देना पड़ता, समझाना पड़ता, उसके बाद ही नियम समझते हैं। निगमन विधि जो है उच्च कक्षा में प्रयोग में आती है, ठीक है। आगमन में क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर, कोई भी चीज विशिष्ट होगी, स्पेशल होगी, उससे जनरल सामान्य की ओर, और यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट की ओर। यानी कि ये जो है, इसमें जो आगमन विधि जो है ये बड़ी कक्षाओं में नहीं लागू होती है, छोटी कक्षाओं में ज़्यादा है। और निगमन विधि जो उच्च कक्षा में हम पहले नियम बता देते हैं, बाद में उसी नियम से जो बच्चे जो आगे तक चले जाते हैं, उदाहरण तक चले जाते हैं, ठीक है। आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि से है ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मतलब आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, क्योंकि हम पहले से एग्जाम्पल देंगे, धीरे धीरे वो नियम तक पहुंच जाएगा। अच्छा, निगमन विधि में क्या है? इसमें है ना जल्दी सीखते, वैसे कोई भी नियम सिखा दो किसी को, उसके अनुसार वो कार्य करता रहेगा, जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन है ना रटने की प्रवृत्ति हो जाती है, नियम को रटना पड़ता है, ठीक है। और ये उच्च कक्षाओं में लागू होती है। ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, और ये जो है ना ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। बाकी आप सब समझदार है ही सही। तो इस प्रकार से आपको ये माइंड में रखना है कि आगमन में उदाहरण और बाद में नियम, निगमन में पहले नियम और बाद में उदाहरण, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, और ये अज्ञात से ज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये निम्न कक्षाओं के लिए होती है, छोटी कक्षाओं के लिए होती है, और ये उच्च कक्षाओं। इसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और निगमन में रटने की प्रवृत्ति होती है। कुछ अपवाद भी होते हैं कई विधियों के। इस प्रकार से ये आगमन और ये निगमन विधि आपकी थी। अब देखिए, जो गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक होती है ना, वो किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो एक विधि है संश्लेषण विधि पर आधारित होकर उसको लिखा जाता है। कौन से विषय की? गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक है ना, वो संश्लेषण विधि पर आधारित होती है। अब संश्लेषण में क्या होता है? तो संश्लेषण का मतलब होता है अनेक को एक करना, है ना, मतलब कई सारी विधियों को जोड़कर जो है इस किताब को बनाया जाता है। तो गणित की विषय जो है, गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक जो बनाई जाती है वो संश्लेषण विधि पर आधारित होती है। तो संश्लेषण विधि में क्या होता है? अनेक को एक करते हैं, है ना, कई सोर्स होंगे उनसे फिर एक के पास, तो ऐसा कई विधियों का उपयोग होता है और कई विधियों का उपयोग करके हम समस्या का समाधान करते हैं। जैसे वर्णमाला में क्या होता है? पहले वर्ण सीखते हैं, फिर उन वर्णों को जोड़कर हम शब्द बना लेते हैं, फिर वाक्य बनता है। इस प्रकार से संश्लेषण विधि इस टाइप की होती है। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कई विधियों का उपयोग करके समस्या का हम समाधान करते हैं, संश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। अब गणित दिवस है ना, हम 22 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। किसके जन्म दिवस पर? तो श्री निवास रामानुज थे, उनके जन्मदिन पर हम गणित दिवस मनाते हैं, ठीक है, 22 दिसंबर को। अब कई प्रकार की समस्या होती है बालकों में। तो गणित संबंधी जो विकार है ना, उसको हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या कहते हैं? गणित संबंधी जो समस्या होती है उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ समझ लो, आप कैलकुलेटर समझते हैं ना अपन, तो वो गणित का कार्य करता है। तो अगर वहाँ डिसग्राफिया ऐसे अलग अलग जो है कुछ त्रुटियां आती है, विकार आते हैं ना, तो गणित संबंधी विकार को हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो यहाँ आप इसको कैलकुलेटर से रिलेट करके गणित संबंधी विकार का जो नाम है वो डिसकैलकुलिया कहते हैं।
मतलब छात्रों में गणित संबंधी समस्या आती है, छोटे बच्चे गणित को समझ नहीं पाते हैं, अंकों को समझ नहीं पाते हैं, किस प्रकार से वो 4 को उल्टा लिख लेते हैं, इस प्रकार से इसको डिस्कैल्कुलिया कहा गया है। अभी हमने देखा था कि जो निगमन विधि होती है उसमें नियम, नी से मतलब नियम पहले, तो यानी कि गणित में सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो किस विधि में? निगमन विधि में। ठीक है, सूत्र और नियम की सहायता से पहले, अगर पहले सहायता ले रहे हैं अपन, तो वो कौन सी विधि है? निगमन विधि है। सूत्र लिख दे या नियम लिख दे, ठीक है, इसको सूत्र भी लिख सकते हैं एग्जाम में, तो निगमन विधि में यह कार्य होता है। ठीक है, फिर विभाजनी का उपयोग कहां होता है? तो रेखाखंड की लंबाई को मापने हेतु। अब गणित शिक्षण में जो पाठ योजना हम बनाते हैं ना, तो पहले हम तैयारी करते हैं, तैयारी करना, फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं, उसके बाद हम जो बोर्ड का काम होता है श्यामपट्ट कार्य होता है, फिर रिवीजन, पुनरावृत्ति और आखिरी में होमवर्क देते हैं। ठीक है, तो तैयारी करना, प्रस्तुतिकरण, श्यामपट्ट कार्य, पुनरावृत्ति और गृह कार्य, है ना, इसको अलग अलग क्रम से देंगे, तो आपको इसको क्रम से जमाना है। तो पहले नंबर पर तैयारी करना, दूसरे प्रस्तुतिकरण, फिर श्यामपट्ट कार्य और पुनरावृत्ति और लास्ट में होमवर्क यानी कि गृह कार्य। एक गणित का ग्रंथ है 10 गीतिका। ठीक है, ये गणित ग्रंथ है और किसने लिखा है? ये आर्यभट्ट ने। ठीक है, 10 गीतिका जो ग्रंथ है गणित का, वो आर्यभट्ट ने लिखा है। गणित की प्राचीन शाखा जो अंक गणित है, ठीक है, हम सबसे पहले अंक को ही सीखे होंगे, 1 2 3 इस प्रकार से प्राचीन शाखा जो है वो आपकी अंक गणित है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रभावशील शिक्षण कैसे होता है? तो जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है ना, उसको बोलते हैं सर्वाधिक प्रभावशील शिक्षण। प्रत्यक्ष अनुभव से जो मिलता है ना आपको, वो बिल्कुल प्रभावशील होगा। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके। गणित जो विषय की पाठ्य पुस्तक है वो संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो देखिए, तो हमारी जो लेन देन वाली चीजें हैं उनमें तो गणित उपयोग होती है, यानी कि जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो आर्थिक गतिविधियां हैं उन सब में गणित का ही उपयोग होता है ना। आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में होता है, लेकिन यहाँ पर जो एक्यूरेट आएगा वो आर्थिक गतिविधि में बहुत ज्यादा गणित का हम उपयोग करते हैं। तो जीवन की जो हमारी गतिविधि है, जो आर्थिक गतिविधि है, वहां गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। गणित में क्या है कि बहुत सारी कमजोरियां होती है बालकों में, तो अधिगम जो है ना, गणित में अधिगम नियोग है ना, जो सीखने की जो है नियोगिता है, उसके आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? तो हम क्या करें, हम उसका निदान करें, उस समस्या का सोल्यूशन करें, यानी कि जो परीक्षण होगा वो कैसा होगा? निदानात्मक परीक्षण होगा। अब इसका क्या उद्देश्य है? देखो, सबसे पहले तो ये कि बच्चों की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको पता लगाना, ये होगा इस परीक्षण में। उसके बाद जो अभिभावक है, यानी कि बच्चों के माता पिता है, उनको भी तो हमें बताना पड़ेगा प्रतिपुष्टि देने के लिए। तो सबसे जो है परीक्षण कौन सा होगा? वो निदानात्मक परीक्षण होगा। हम निदान करेंगे उनकी समस्याओं का। तो गणित में अधिगम संबंध जितनी भी नियोगिता है उसके आकलन का बढ़िया तरीका कौन सा है? निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, क्या उद्देश्य है? तो बच्चों की कमियों और जो कमजोरियां उनका पता लगाना, उनको ज्ञात करना। ठीक है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए। तो इस प्रकार से ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। देखिए, एक बार इस प्रकार क्वेश्चन बना है कि ग्रेड जो है अंकों से अलग है। ग्रेड होते हैं ना, हम ग्रेडिंग करते हैं कि ए ग्रेड के बच्चे, बी ग्रेड के, इस प्रकार ग्रेड अंकों से भिन्न है, यह प्रश्न है। तो ये मुक्त अंत वाला है। अब ये मुक्त अंत वाला का मतलब ये कि इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, उसको बोलते हैं मुक्त अंत वाला। ठीक है, तो ग्रेड जो है वो अंकों से बिल्कुल अलग है ना। हम परसेंटेज लिखते हैं ना, उस ग्रेड जो है, ग्रेड अंकों से भिन्न है। ये प्रश्न कौन सा है? मुक्त अंत वाला। मतलब ग्रेड जो होती है ना, वो ग्रेड का मतलब है कई चीज हम अंदाज लगा सकते हैं ग्रेड से, है ना। किसी को ए ग्रेड मिलती, मतलब हो सकता है 75 से 80 तक हो, है ना, 90 तक हो। तो ग्रेड कैसा है? वो मुक्त अंत वाला है, ये अंकों से भिन्न है। अब गणित कैसा है? वो तार्किक विषय। कैसा है? तार्किक विषय। ठीक है, और जो तर्क प्रदान विधि जो है, जिसमें तर्क मिलते हैं, उसको हम विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है विश्लेषण विधि में? तो विश्लेषण विधि में क्या होता है कि हम किसी चीज को एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल करते हैं ना। तो ये एक प्रकार का, इसमें हम मूल तत्व को हम खोजते हैं, है ना, बारीकी से जांच करते हैं, उसको बोलते हैं विश्लेषण। ठीक है, तो रेखागणित जो है और ज्यामिति जो है, प्रमेय वगैरह, ये सब कैसे विश्लेषण विधि के अंतर्गत आती है। मतलब एक को हम फिर अलग अलग कर लेते हैं, तो यानी कि मेन चीज ढूंढ लेते हैं, उसको कहते हैं हम विश्लेषण विधि। ठीक है, देखिए विश्लेषण विधि में क्या होगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। ठीक है, एक चीज को हम अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं, है ना, मूल तत्व को खोजना, ये विश्लेषण विधि में आएगा, है ना, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, इसमें बिल्कुल बारीकी सूक्ष्मता से जांच होती है। रेखागणित और ज्यामिति में ये विश्लेषण विधि काम में आती है। जो प्राइमरी लेवल होता है, प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षण करते हैं, इसका क्या महत्व है? तो इसका व्यवहारिक रूप से महत्व है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व कैसा है? तो व्यवहारिक है।
अब गणित का एक ग्रंथ है जो ब्रह्मगुप्त ने लिखा है, उसको कई जगह तो कुहक लिखा है, कई जगह कुट्टक भी लिखा है। ठीक है, तो कुहक जो ग्रंथ है वो गणित का ग्रंथ है, वो ब्रह्मगुप्त ने लिखा है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का संबंध है ना, वो भीनमाल कस्बा है राजस्थान का अपना। ठीक है, तो राजस्थान के भीनमाल जो है भीनमाल कस्बे से संबंध किसका है, तो ब्रह्मगुप्त का है। और उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, तो गणित ग्रंथ लिखा, उसका नाम है कुहक। क्या नाम है, कुहक। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में और ये है कि इन्हें रेखा गणित को ना व्यवस्थित रूप प्रदान किया, किसने, ब्रह्मगुप्त ने। आपको पता है शून्य की खोज किसने की, तो शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की, लेकिन शून्य का वास्तविक रूप से अच्छे से प्रयोग किसने किया, तो वो ब्रह्मगुप्त ने किया। यदि ऑप्शन में आपके आर्यभट्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपका ब्रह्मगुप्त यहाँ पर सही होगा। शून्य का प्रयोग जो है व्यवहारिक रूप से अच्छी तरह से किसने किया, तो ब्रह्मगुप्त ने इसका प्रयोग के बारे में जानकारी दी। और शून्य की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने की। ठीक है, और व्यवस्थित रूप से रेखागणित को जो रेखागणित को व्यवस्थित रूप प्रदान किया वो ब्रह्मगुप्त ने किया। गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो बिल्कुल तर्क क्षमता वाली होती है, तार्किक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जो कमजोर छात्र होते हैं, ठीक है, उनको हम संश्लेषण विधि से पढ़ाते हैं, है ना, जल्दी सीख जाते हो संश्लेषण विधि से। संश्लेषण विधि कौन सी है, जो पाठ्य पुस्तक लिखी जाती है ना जिस विधि पर आधारित होकर, वो है आपकी संश्लेषण विधि। ठीक है, देखिए पाई का प्रतिपादन किसने किया, तो आर्यभट्ट प्रथम ने किया पाई का प्रतिपादन। ठीक है, पाई जो है ना, ये जो निशान है ना, ये क्या है, ये एक प्रकार का अपरिमेय है ना, कभी पूछ ले पाई कैसी संख्या है, तो अपरिमेय है। ठीक है, पाई क्या है, एक अपरिमेय, लेकिन इसका जो मान है 22/7 होता है। ठीक है, वो परिमेय संख्या। ठीक है, पाई का जो पाई जो है ना सिंबल, ये जो निशान है, संकेत है, ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो आपकी गणित शिक्षण वो कैसा होना चाहिए, तो बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ठीक है, कैसी, चिंतन प्रक्रिया को बढ़ाना, यानी कि बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना, ये एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हम जो हासिल लेते हैं, तो जो हासिल जोड़ घटाव में जो हासिल लेते हैं ना, तो हासिल लेने की प्रक्रिया किसने दी, तो श्रीधर ने इसका जो नाम क्या मिला हमको, श्रीधर। ठीक है, तो हासिल लेने की जो प्रक्रिया है उसका संपादन किसने किया, श्रीधर ने किया। अच्छा, हम सबको पता है कि कक्षा पहली और दूसरी का जो मूल्यांकन करते हैं हम, वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो वो है ना अवलोकन, मतलब उनको देखकर अवलोकन के द्वारा। ठीक है, निरीक्षण करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए उनका। कक्षा 1 और 2 का मूल्यांकन अवलोकन के द्वारा थोड़ा ठीक होता है। ठीक है, अगर मान लो किसी की बुद्धि लब्धि 100 है, तो क्या होगा, तो उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर है, इसका मतलब उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, 100 है। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब उसकी मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर होगी। आपको पता भी होगा इसका सूत्र। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो ये बुद्धि लब्धि जो है ये 100 होती है। ठीक है, ऊपर माँ लिख देते हैं, मतलब मानसिक आयु, और नीचे वाह लिख के माँ है ना, गुणा 100, यानी कि माँ मतलब मानसिक आयु, वाह मतलब वास्तविक आयु, गुणा 100। ठीक है, ये बुद्धि लब्धि 100 है, तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पर है कि ग्रिड पर आकृतियां बनाना, है ना, मतलब डॉट डॉट होते हैं ना, उस पर जो आकृति बनाते ना हम, तो उससे क्या होता है, समरूपता की समझ विकसित होती है। ग्रिड पर आकृतियां बनाना से क्या होगा, समरूपता, मतलब इस प्रकार से ग्रिड डॉट डॉट पर हम आकृति बनाते हैं तो उससे समरूपता की समझ विकसित होती है। अब एक डेफिनेशन है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। ठीक है, गणित जो है ना वो सभी विज्ञान का द्वार है, दरवाजा है और उसकी चाबी है। तो ये किसने कहा, रोजर बेकन ने कहा है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, तो ये रोजर बेकन का कथन है। उसके बाद गणित को विज्ञान का नौकर माना है। ठीक है, गणित को विज्ञान का नौकर किसने माना है, तो बेल ने, बेल नाम के जो विज्ञानी गणितज्ञ हुए ने गणित को विज्ञान का नौकर माना। ऐसा कैसा, एक और है, गणित विज्ञान की रानी है, ऐसा जो किसने कहा है, कार्ल फ्रेडरिक गोस ने ऐसा कहा है। गणित विज्ञान की रानी है, ऐसा कार्ल फ्रेडरिक गोस। और ये गणित को विज्ञान का नौकर माना, ये बात बेल ने कही है। ठीक है, अब सांख्यिकी में क्या होता है, हम प्रसार करते हैं, प्रसार जो होता है ना, उस प्रसारण का विश्लेषण जो है ना, ये विधि फिशर ने दी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में भी फिशर का नाम बहुत आता है, तो सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण जो नामक विधि किसने दी, फिशर ने दी है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है, ये रोजर बेकन का कथन है। तो थोड़ा स्पीड में यहाँ चल रहा है काम, क्योंकि आपके पास भी समय अभाव है और आपको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पुरानी याद है, आपको उनका रिवीजन हो जाएगा, यही उम्मीद है। जो आपकी स्कूली गणित है, उस स्कूली गणित में ज़्यादा जोर दिया जाता है तो तथ्यों पर, प्रक्रिया पर और संकल्पना। ठीक है, तो स्कूली गणित में ज़्यादा जोर दिया जाता है तथ्यात्मक ज्ञान पर, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर और संकल्पनात्मक ज्ञान पर। ठीक है,
अब देखो, नवीन प्रश्न को हल करने के लिए कौन सी विधि बढ़िया है, तो आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होगा, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे, पहले उदाहरण समझाएंगे, उसके बाद सूत्र की, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है सूत्र की रचना के लिए कौन सी विधि है, तो आगमन विधि। क्योंकि सूत्र बनेगा, रचना होगी लास्ट में होगी, यानी कि आगमन में पहले क्या होता है, हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पर उदाहरण पहले होता है, नियम बाद में। ठीक है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, यानी कि जो सूत्र बनेगा, नियम बनेगा, वो लास्ट में बनेगा, तो सूत्र की रचना होगी तो अंतिम में होगी। सूत्र की रचना के लिए कौन सी विधि है, तो आगमन विधि यहाँ पर है। ठीक है, नवीन प्रश्न को हल करने के लिए भी कौन सी विधि है, तो आगमन विधि। ठीक है, विश्लेषण विधि जो है वो आपकी ज्यामिति में, रेखागणित में, ठीक है। अब छात्र क्या करते हैं, प्रश्न हल करने के बाद उसमें त्रुटि का पता जो है किस उद्देश्य से लगता है, तो अवबोधन से, है ना। बाद में जब वो उनको बोध होता है कि हमारा ये क्वेश्चन गलत है, छात्र प्रश्न हल के बाद उसमें त्रुटि का पता किस उद्देश्य, तो क्या होगा, अवबोधन से। ठीक है, अब एक विधि होती है व्याख्यान विधि। ठीक है, और ये व्याख्यान विधि जो है ना, इसमें केवल टीचर ही बोलते हैं, बच्चे सब सुनते रहते हैं, व्याख्यान मतलब लेक्चर दे रहे हो। तो व्याख्यान विधि में क्या होगा, अध्यापक केंद्रित विधि है, इसमें अध्यापक ही केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, तो व्याख्यान विधि में क्या है, ये अध्यापक केंद्रित विधि होती है। अब गणित की संरचना एवं प्रकृति कैसी है, तो गणित की संरचना एवं जो प्रकृति का गुण है वो अमूर्त होना। क्या है, ये अमूर्त है। ठीक है, अब अमूर्त क्या होता है, देखिए गणित की संरचना एवं प्रकृति का गुण क्या है, अमूर्त है। ठीक है, अमूर्त का मतलब जिसकी कोई मूर्ति ना हो, जो ये एक प्रकार से अमूर्त है ना। ठीक है, देखो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम, अमूर्त क्या होता है। देखिए अमूर्त शब्द है ना, अ और मूर्त से बना है। ठीक है, तो मतलब जिसका कोई मूर्त न हो, कोई रूप नहीं हो, ऐसा अमूर्त। जैसे कि ये गणित का है ना, ये अंक क्या है, 4 आपका गणित का है। ठीक है, इसको हमने 4 मान लिया है ना, और ये आपका 1 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, ये भी है ना। और ये 4 उंगलियां दिख रही, मतलब इस प्रकार से भी ये 4 है, और ये 4 आपके इस प्रकार से संकेत बनाए, मान लो ये घड़े भी हो सकते, कुछ भी है, तो ये 4 है। तो अब देखिए आप, इसी 1 लिखा है मैंने। ठीक है, और ये 1 इस प्रकार से भी है, ये 1 भी है, ये ऐसा भी है, 1 उंगली भी है, और 1 ये चीज है। तो समझ में आ रही है आपको। तो गणित अमूर्त है, मतलब अगर मान लो किसी वैज्ञानिक ने ये हमको 4 बता दिया, शुरुआत में जिसने खोज की अंकों की, उसने बोला कि ये 4 है, तो आपको 4 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, केवल एक संकेत है, इसलिए गणित की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है। और है ना, इन अमूर्त से हम क्या करते हैं, मूर्त, जो मूर्त वस्तु है ना संसार में, उन सब का हम आकार और उनकी गणना करने में हम अमूर्त चीजों का उपयोग करते हैं। ये 4 है, ये 5 है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये अमूर्त की अवधारणा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वरन शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है, डटन का है। ठीक है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वरन जो है शक्ति प्रदान करना है। तो ये शक्ति, पावर वाली जो बात है वो डटन ने कही है। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना नहीं, वरन शक्ति प्रदान करना है। जो छोटी छोटी कक्षाएं होती है ना, उन छोटी कक्षाओं में हम कौन सी विधि लगाते हैं, खेल मनोरंजन विधि। ठीक है, ताकि बच्चों का जो है एक प्रकार से जो है खेल मनोरंजन विधि से हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, रेखा गणित के लिए कौन सी विधि, तो विश्लेषण विधि। ठीक है, और इससे क्या होता है, वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब बेलनाकार आकृति समझाइश देना है, तो कौन सी विधि उपयोग में लाओगे आप, आगमन विधि। ठीक है, नए प्रश्न हल करना है तो भी आप आगमन विधि। ठीक है, सूत्र रचना करनी है ना, उसके लिए भी कौन सी विधि है, आगमन विधि। अब सबसे खर्चीली विधि जो होती है ना, वो प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे खर्चीली विधि मानी जाती है प्रोजेक्ट विधि को। अब ये प्रोजेक्ट विधि के बारे में क्या है, देखो सर्वाधिक खर्चीली विधि है प्रोजेक्ट विधि। इसको दिया है जॉन डेवी ने दिया है, और इसका जो है ना अच्छे से प्रतिपादन किसने किया, उनके शिष्य किलपैट्रिक ने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूज होता है, अगर जॉन डेवी दिखे तो फिर वही लगाना है, या फिर किलपैट्रिक। ठीक है, सर्वाधिक खर्चीली विधि किसकी है, कौन सी है, तो प्रोजेक्ट विधि है, परियोजना विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जॉन डेवी, इसमें ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और ये किलपैट्रिक ने इसका प्रतिपादन किया है, प्रोजेक्ट विधि। इसी को बोलते हैं प्रयोजन विधि, वही प्रोजेक्ट मेथड है आपकी। इसमें क्या होता है, समस्या का समाधान, है ना, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके हम समस्या का हल खोजते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा समय लगता है। यही है, स्वाभाविक तर्क शक्ति द्वारा हम समस्या का समाधान किस में करते हैं, तो प्रयोजन विधि में करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड में करते हैं, और ये सर्वाधिक खर्चीली मानी गई है। अब देखिए, एक एग्जाम में ऐसा पूछा है कि गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से यह कथन किसका है। ठीक है, गणित की जो उन्नति है ना और जो वृद्धि है वो देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन नेपोलियन का है। ठीक है, गणित की जो उन्नति है वो वृद्धि है, उससे क्या होगा, देश की संपन्नता से संबंध है। ठीक है, तो गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यह कथन नेपोलियन का है।
तो प्रोजेक्ट विधि के बारे में क्या है, खर्चीली विधि है, ठीक है। बीज गणित के लिए समीकरण विधि है, और स्वयं हम खोज करते हैं ना, उस विधि का नाम है अनुसंधान विधि, ठीक है। तो स्वयं जो किसी चीज को हमें खोज करना है तो उस विधि का नाम है अनुसंधान विधि। तो ये खोज करने को ह्यूरिस्टिक को, ये इस प्रकार से भी इसको ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रांग ने दिया इसको, इसका नाम ये भी एग्जाम में कभी कभी आपको ये भी मिलेगा, तो ये है ना आर्मस्ट्रांग ने इसको दिया है, खोज विधि का नाम है। वीडियो की क्वालिटी और आप इस पर मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ साधन सुविधाएं अपने पास कम है। कोशिश यही है कि जिन लोगों के पास नहीं है उन तक ये बात पहुँच जाए। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी कोई क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो जरूर यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। खेल पद्धति के बारे में अगर देखा जाए तो खेल पद्धति के जो प्रवर्तक है उनका नाम है हेनरी काल्डवेल कुक, ठीक है। खेल पद्धति के प्रवर्तक है हेनरी काल्डवेल कुक। इनने एक पुस्तक लिखी है प्लेवे, ठीक है। और इस खेल जो विधि है, इस खेल पर जो विधि का महत्व जो है ना वो फ्रोबेल ने समझा है, और जो है खेल केंद्रित शिक्षण में इनने इसको महत्व को समझकर इसको लागू करवाया। तो यहाँ पर खेल पद्धति के प्रवर्तक है वो हेनरी काल्डवेल कुक है, और फ्रोबेल ने क्या किया, इसका महत्व समझा और इसको खेल केंद्रित शिक्षण में इसको लागू करवाया। देखिए, सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है, ठीक है। ये कथन किसने कहा, तो ये कामेट महोदय ने, ऐसा मैंने भी कहीं बुक में पढ़ा था। सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है, ये कामेट महोदय के द्वारा ऐसा जो कहा गया है। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, तो डटन का ये कथन है, ठीक है। इसके बाद एनसीएफ 2005 आपकी राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, उसके बारे में भी वीडियो में बनाऊंगा, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपका आरटी जो है उसके बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जितने नंबर हमारे आने हैं उतने अंक तो हमें जरूर मिलेंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो जो है उससे अधिक नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा स्थायी ज्ञान है उससे फिक्स है कि आप बिना पढ़े भी जितने नंबर आपके आने हैं उतने आएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो नंबर हमारे कहीं ना कहीं 10-20 नंबर अलग से बढ़ सकते हैं, ठीक है। जितने आने उतने तय है, बिल्कुल। आप नहीं पढ़ोगे तो भी एग्जाम देने जाओगे तो भी आपके नंबर उतने आएंगे, ठीक है। बिना तैयारी के उतने नंबर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी तैयारी करने से जो नंबर है वो आपके बढ़ोतरी होगी, उनसे आपके नंबर में जो है वृद्धि होगी। अब ये ना एक 10 ग्राम होता है, ठीक है। अभी 10 ग्राम क्या है, तो ये एक प्रकार से ना एक ऐसा होता है, चौखोट होता है, और उसमें अलग अलग खांचे होते हैं, त्रिभुज के आकार के चपटे, इस प्रकार से उनको जमाते हैं, ठीक है। आप चाहो तो सर्च करके देख लें 10 ग्राम होता क्या है। तो ये चीन की एक पुरानी पहेली है। इसमें है ना 7 वैसे 7 टुकड़े होते हैं, अलग अलग आकार टुकड़े होते हैं। इन टुकड़ों को बच्चे जमाते हैं और इनसे क्या करते हैं, जानवरों के, इंसानों के और अन्य चीज़ों की आकृतियाँ बन जाती है। तो 10 ग्राम ये होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ ले कि 10 ग्राम क्या है, तो चीन की एक पुरानी पहेली है, एक पजल है, ठीक है। और इसमें 5-7 अलग अलग आकार के टुकड़े होते हैं, ठीक है। वैसे 7 होते हैं, और इन टुकड़ों को जोड़कर जानवरों के, इंसानों के, अन्य चीज़ों की आकृतियाँ इसमें हम बनाते हैं। ये 10 ग्राम है आपका। अब एक जियो बोर्ड होता है ना। वो जियो बोर्ड में क्या होता है कि जितनी भी आपकी ज्यामितीय आकृतियां हैं ना, उन आकृतियों को ज्ञान हम बच्चों को कराते हैं, उसको जियो बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। सरल आकृति बनाना, लंबों के बारे में, किनारों के बारे में परिचय करवाना, तो जियो बोर्ड से हम करवाते हैं। अब जियो बोर्ड क्या होता है कि मतलब एक प्रकार का पटिया होता है, उसके ऊपर है ना कीलें लगाई जाती है, या कई बार बोल्ट कसे होते हैं, तो उस पे है ना वो बराबर दूरी पर कीलें लगाई जाती है। उसके ऊपर हम फिर रबड़ ऐसे चढ़ा के, त्रिभुज बनाना हो, है ना, रबड़ लगा देते हैं, उल्टी कीलें ठोकी रहती है इसमें, तो उनके ऊपर हम इस प्रकार से रबड़ चढ़ाते हैं, तो ये जियो बोर्ड है, ठीक है। और रबर बैंड या धागे से बना सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी जो 1950 में मिस्र के द्वारा इसकी जो खोज हुई है मिस्र में, इसका जो है कालेब गट्टेनो, ये जो है इसके शायद बताए गए हैं यहाँ पर कि जियो बोर्ड के जो जिसने इसका आविष्कार किया है उनका नाम क्या है, तो कालेब गट्टेनो जियो बोर्ड है ना, ठीक है। तो जियो बोर्ड है, 10 ग्राम है। गिनतारा तो आपने देखा ही होगा, जो अबेकस, जिससे बच्चे जो है मोती होते हैं ना, तो तार में बारीक बारीक जो मोती पिरो देते हैं, तो गिनतारा होता है, उसको अबेकस है ना, ठीक है। गणित सीखने में बच्चे उपयोग में लाते हैं। उससे क्या होता है, नेत्रहीन बच्चे भी उन मोतियों को गिन कर गिनती सीख लेते हैं। इसको गणक साचा भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, टेलर का गिनतारा, ठीक है। तो ये गिनतारा होता है, तो इसको है ना अबेकस कहते हैं, गणक साचा। और इससे क्या फायदा है, नेत्रहीन बच्चे भी इस पे आराम से गिनती सीख लेते हैं। आपको पता है माइक्रो टीचिंग में
जो है उसमें कितना समय होता है, 36 मिनट का समय होता है माइक्रो टीचिंग। आपने बीएड जो किया है उसमें जरूर आपको माइक्रो टीचिंग पढ़ाया होगा। सूक्ष्म निरीक्षण की अवधि कितनी होती है, तो वो 36 मिनट की, तो पूरा सर्कल होता है 36 मिनट का उसमें, है ना। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग की अवधि कितनी, 36 मिनट की अवधि माइक्रो टीचिंग की। उसके बाद शिक्षण है ना, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ठीक है, उसमें पहला ध्रुव क्या है, शिक्षण का उद्देश्य। द्वितीय ध्रुव क्या है, अधिगम, और अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। ठीक है, और तीसरा क्या है, मूल्यांकन। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है ना। प्रथम ध्रुव क्या है, शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम, तीसरा मूल्यांकन। एक कथन और है, प्रत्येक वस्तु जो जरा सी सत्ता रखती है वह किसी न किसी में सत्ता रखती है, और कोई भी वस्तु जिसकी किसी परिमाण में सत्ता है तो मापने योग्य है। यह कथन है ब्लूम का। ठीक है, गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है, यह कथन बायलोट का है। ठीक है, गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है, बायलोट। अब एक अनुसंधान विधि होती है, उसमें हम स्वयं खोज, उसको कई बार असंधान भी लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या है, देखो, बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ही कौन सी विधि है, अनुसंधान विधि है। ठीक है, तो नए तथ्य या नए सिद्धांत की खोज करना ही कौन सी विधि हो गई आपकी, तो यहां पर हो गई आपकी ये अनुसंधान विधि। ठीक है, नए तथ्य की वाली और सिद्धांतों की खोज करने वाली विधि का नाम है अनुसंधान विधि। ठीक है, इसमें स्वयं खोज होती है। ठीक है, इसका एक और नाम क्या मिलता है, असंधान विधि। ठीक है, अब इकाई उपागम किसने दिया, तो मॉरिसन ने दिया। इकाई उपागम आपका मॉरिसन ने दिया। आप सब लोगों का इस प्रकार से चलते चलते एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो प्लेटो है। ठीक है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो उन्हें ऐसा कथन किसने जो है वो प्लेटो का है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन आते, प्लेटो। अब इनने और भी कुछ कथन दिए हैं। देखो, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को, फिर से क्या आ गया यहाँ पर, मानसिक, यानी कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक शुद्ध आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित में प्रदान होता है। ठीक है, ये भी किसका है, प्लेटो का। उसके बाद है ना, गणित सभी विषयों में से श्रेष्ठ उपयोगी है, ये भी प्लेटो ने कहा है। ठीक है, अब आपने है ना श्रीधराचार्य के बारे में पढ़ा होगा, तो वो कर्नाटक के हैं। ठीक है, तो खेल विधि का भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो हेनरी काल्डवेल कुक। ठीक है, गणित विषय में से श्रेष्ठ उपयोगी कौन से है, तो गणित सभी विषयों में से श्रेष्ठ और उपयोगी है, ये प्लेटो का कथन है। ठीक है, और इस श्रीधराचार्य का संबंध किससे, कर्नाटक से। जो हमारा गणितीय ज्ञान है ना, उसका प्रमुख रूप से उपयोग किसमें होता है, विज्ञान विषय में। तो कई बार ऑप्शन में आ जाए कि गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग होता है, तो विज्ञान विषय में होता है। ठीक है, अब एक बुक है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह वो किसने लिखा, तो महावीराचार्य ने। गणित सार संग्रह किसका है, तो महावीराचार्य। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण या नैदानिक परीक्षण में कौन सा अंतर है, तो केवल उद्देश्य का अंतर है। उपलब्धि परीक्षण है या नैदानिक परीक्षण में अंतर किसका है, उद्देश्य का। ठीक है, तो बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। ठीक है, ये डेविड व्हीलर का कथन है। कैसा, बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, डेविड व्हीलर। देखिए, आपका जो गणित शिक्षण जो आएगा उसमें आप काफी सारे क्वेश्चन तो इससे नॉर्मली आएंगे जो आप आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ मैंने उन्हीं क्वेश्चन को जो इसमें लिखा है जो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो आप आसानी से हल कर लोगे, क्योंकि हम इतने सालों से हम टीचिंग लाइन में आप सब लोग जुड़े हुए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ जब हमारे नंबर कम आते हैं तो कहीं ना कहीं कारण यही रहता है कि हम जो है थोड़ा समय पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये हमारा मेन कारण होता है, क्योंकि आप सब लोग विद्यालय में अध्ययन करवा रहे हो, फिर पारिवारिक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमें समय नहीं मिल पाता है। तो इस दौड़-भाग की ज़िंदगी में फिर भी हम कोशिश तो करें, प्रयास करें, जरूर आप सफल हो जाओगे। शुरू में हमने आगमन विधि के बारे में पढ़ा था। तो आगमन में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और ये किसने दी है आगमन विधि, तो अरस्तु ने दी है। इसका जनक अरस्तु को मानते हैं आगमन विधि में। तो ये आपका आगमन विधि जो है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सरल से जटिल की ओर है। ठीक है, मूर्त उदाहरण से सामान्य नियम इसमें होते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। इसका उल्टा होगा आपका निगमन में, है ना, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, है ना, स्थूल की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात। ये सब निगमन विधि में इसका उल्टा हो जाएगा।
अब देखिए, मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसने की है? प्रोफेसर बी.एन. प्रसाद ने की है। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना जो प्रोफेसर बी.एन. प्रसाद ने की है। सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, यह कथन है कोठारी आयोग का। ठीक है, सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए, ये कोठारी आयोग का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आप एक दो बार और देखें तो कुछ कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे जो है और जो अपने मेन सार वाली चीज़ें हैं उनको हम प्रयास करते हैं। फिर से जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ओके।